नमस्कार, एमपी डिबेट में आपका स्वागत है। इन्वेस्टर समिट कितना फिट। बात यह है कि कोई भी राज्य जब अपनी आर्थिक समृद्धि करना चाहता है तो वो चाहता है कि उसके राज्य में पूंजी निवेश हो, और पूंजी निवेश के लिए वो तरह तरह के उपक्रम करता है। और लगातार जो है सरकारें इस कोशिश में होती है कि उनके राज्य में लोग आएँ और लोग आके उनके राज्य में क्या सुविधाएं हैं, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, किस तरह की राज्य सरकार उनको मदद करेगी, ये सारी चीज़ें करते हैं और ये विश्वास दिलाते हैं कि जो औद्योगिक घराने हैं, जो बड़े उद्योग समूह, उनको कि आप हमारे राज्य में आओगे तो हमारे राज्य में हम आपको बहुत सारी सुविधाएं देंगी। कालांतर में बहुत सारे राज्य ऐसे थे जहां पर उद्योग आए भी, किंतु वहां पे राज्य सरकारों से सहयोग नहीं मिला तो वो वहां से चले गए और दूसरे राज्यों ने उनको हाथों हाथ ले लिया। तो इस समय राज्यों के बीच भी ये प्रतिस्पर्धा रहती है कि हमारे राज्य में ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग लगें, लोग आएँ, ताकि हमारे यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल में प्रस्तावित ग्लोबल समिट 2025 की तैयारी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 13 जुलाई को मुंबई के होटल ताज पैलेस में उद्योगपतियों के साथ चर्चा करने वाले हैं। इस चर्चा में प्रदेश में निवेश बढ़ाने के लिए निवेशकों और उद्योगपतियों के साथ बातचीत की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव के नेतृत्व में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न रणनीतियों और योजनाओं के माध्यम से सकारात्मक वातावरण के सुदृढ़ीकरण का सतत प्रयास भी किया जा रहा है। फरवरी 2025 में भोपाल में इन्वेस्ट मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन प्रस्तावित है। समिट का उद्देश्य निवेशकों को राज्य की क्षमताओं, प्रचुर संसाधनों और अनुकूल औद्योगिक वातावरण से अवगत कराकर प्रदेश में निवेश के लिए आदर्श राज्य के रूप में उसको बताना, स्थापित करना और देश के अग्रणी राज्यों में उसको शामिल करना। समिट को सफल बनाने के लिए औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन विभाग द्वारा प्रदेश में निवेश के अवसरों और संसाधनों पर देश के विभिन्न शहरों में इंटरेस्टिंग जो है सेशन आयोजित, इंटरेक्शन जो है वो के लिए बहुत सारे सेशन भी आयोजित किए जा रहे हैं। देश की विभिन्न राजधानियों में मुंबई में इसका पहला सत्र आयोजित किया जा रहा है। संवेदनात्मक सत्र में कहीं ना कहीं लोगों के साथ एक संवेदना और एक कहना चाहिए कि बातचीत का सिलसिला जो है वो लगे लोगों को कि सरकार बहुत गंभीर है, और वो जो है संवाद के जरिए और एक अपनी संवेदनशीलता बता के कि हम जो है निवेशकों के साथ बढ़िया व्यवहार करेंगे, हमारे राज्य में किसी प्रकार का कोई डर भय नहीं है और यहाँ पे कार्य का एक कल्चर है, ये भी बताने की सरकार कोशिश करेगी। नवाचार और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार के दृष्टिकोण और प्रयासों को रेखांकित भी किया जाएगा। प्रदेश के प्रमुख उद्योगपति भी औद्योगिक परिदृश्य और विकास की संभावनाओं पर अपने दृष्टिकोण को साझा करेंगे। इधर मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव की मुंबई में उद्योगपतियों से मुलाकात को लेकर सियासी बयानबाजी भी जारी है। कांग्रेस इन्वेस्टर समिट पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस ने पूछा है कि पिछले समिट में हुए एमओयू का क्या हुआ। नेचुरली है कि इसके पहले जब डॉक्टर मोहन यादव की सरकार के पहले शिवराज सिंह की सरकार थी तो इंदौर में एक बड़ा समिट हुआ था और इसके पहले भी बहुत सारे एमओयू हुए। तो क्या वो एमओयू जो हैं वो फलीभूत हुए, क्या उनका क्रियान्वयन हुआ, कितने उद्योग आए, ये भी सवाल लोग पूछेंगे कि पिछली बार भी लगभग इसी तरह की कवायद हुई थी तो क्या उसका लाभ निकला, कितने उद्योग आए, इस पर लोग बातचीत करेंगे। तो इस बातचीत को करने के लिए हमारे साथ आज योगेश गुप्ता जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, और रितेश त्रिपाठी जी हैं हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता। पर हम इनसे बातचीत करें इसके पहले हम देखते हैं कि इस बारे में मध्य प्रदेश के नेतागण क्या बोल रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 20 वर्षों से है। इसके पहले भी पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने काफ़ी इन्वेस्टर समिट किए थे, पर उनका आज तक कोई अता पता नहीं है। कितनी बार तो उन्होंने सिग्नेचर कर दिए हैं, कई बार मैनिफेस्टो में चर्चा हुई है कि रोजगार को बढ़ावा देंगे, उद्योग स्थापित करेंगे। उद्योग स्थापित करने के लिए करोड़ों की ज़मीन कुछ पैसों में दे दी गई थी सरकार के द्वारा, पर वहाँ पर अभी तक कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। इस तरीके का दिखावा करके, बार बार इन्वेस्टर समिट करके, मीटिंग्स करके कोई फ़ायदा दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि ज़मीन पर सब कुछ वैसा का वैसा ही है। आज भी युवा बेरोजगार है, आज भी कोई कंपनीज बाहर की जो भी है वो यहाँ मध्य प्रदेश में नहीं आ रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश पे इन्वेस्टर्स का बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। देखिए, कांग्रेस पार्टी को रतौंधी की शिकायत है। जिसकी नज़रों में सिर्फ भ्रष्टाचार और घोटाले हो, उसको विकास कैसे दिखेगा।
जो लगातार सिर्फ षड्यंत्र प्रपंच के सहारे अपनी राजनीति को चमकाने का प्रयास करते, जनता ने नकारने का काम कर दिया। विधानसभा चुनाव में भी इन्होंने क्या चलाया, मध्य प्रदेश को अपमानित और खराब दिखाने के लिए क्या क्या बातें नहीं की, लेकिन जनता ने नकार कर 163 पे भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देकर अपना बहुमत स्पष्ट कर दिया और अपनी इच्छा जाहिर कर दी। अब कांग्रेस को रतौंधी की शिकायत है, इसलिए मध्य प्रदेश का विकास उनको दिख नहीं रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश के विकास के लिए, मध्य प्रदेश को नए आयाम देने के लिए डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार लगातार प्रयास भी कर रही। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने स्तर पर भी व्यक्तिगत उद्योगपतियों से बातचीत भी कर रहे हैं। उनकी सहूलियतों का ध्यान रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार क्या कर सकती है, उसका बेहतर तालमेल का एक उदाहरण भी पेश कर रहे हैं। जी, तो कांग्रेस को रतौंधी है, उसको विकास दिखता नहीं है और उसको ये नहीं पूछना चाहिए विपक्ष के नाते कि भाई पिछले आपने जो एमओयू किए थे वो कितने सही थे, उसमें से कितने फलीभूत हुए। यदि वो विपक्ष के नाते पूछ रहा है तो इसमें मुझे लगता है कि कोई बुराई नहीं है। ये तो पूरे प्रदेश की जनता को जानना चाहिए कि जो पिछली सबमिट हुई थी, जितने एमओयू हुए थे, वो एमओयू की क्या स्थिति है। और अगर ये सवाल पूछा जा रहा है तो इसमें मुझे लगता है कि ये कहना है कि उनको रतौंधी है। आपने चुनाव जीता, अच्छी बात है, चुनाव तो डेमोक्रेसी में आप जीतते रहते हैं, पर इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आपसे कोई पूछ रहा है या कोई सवाल उठा रहा है तो आप उसका जवाब नहीं देंगे। तो मैं सबसे पहले योगेश गुप्ता जी जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं हमारे साथ, मैं उनसे बात करूंगा कि अभी हम लोग ये जो बातचीत सुन रहे हैं तो कोई भी तो ये जानना चाहता है कि भाई पिछला क्या हुआ जो आपने इतने सबमिट किए, आपने एमओयू किए, तो ये पूछने में क्या बुराई है, आप बताने में क्या हर्ज है। गुप्ता जी। हर्ज नहीं है और हम यहाँ बैठे ही पार्टी का पक्ष रखने के लिए हैं जी। तो, लेकिन इसके लिए थोड़ा मैं संदर्भित करना चाहूंगा 2003 से लेकर और आज का मध्य प्रदेश। जी। जब तक प्रकाश नहीं डलेगा तब तक कांग्रेसियों की आंखें खुलेंगी नहीं। ठीक। 2003 में हमारा मध्य प्रदेश एक बीमारू और पिछड़ा राज्य हुआ करता। सारे जितने भी निवेशक और उद्योगपति है वो मध्य प्रदेश आने से बचते थे, क्योंकि मध्य प्रदेश में ना बिजली होती थी, ना सड़क होता था, ना पानी होता, ना ही कृषि का कोई सिंचित रकबा होता। आज मध्य प्रदेश बिजली के मामले में आत्मनिर्भर है। बिजली क्रय नहीं करनी पड़ रही है मध्य प्रदेश, बल्कि बिजली दूसरे राज्यों को शेयर कर। एक ये बहुत बड़ी बात है इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से कि बिजली की उपलब्धता होगी तो सुचारू रूप से उद्योग संचालित होंगे, जो हो रहे हैं। जी। पानी की व्यवस्था, आज मध्य प्रदेश नल जल विकास योजना के माध्यम से लगभग 65 लाख हितग्राहियों के घरों तक नलों से जल पहुंच चुका है और उद्योग धंधे जहां लगाए जाने हैं, देवास इंदौर कॉरिडोर है, चाहे हमारा जो नया क्षेत्र विकसित हुआ है भोपाल, मंडीदीप, रायसेन, बुधरी, अब्दुल्लागंज, तो निश्चित रूप से यहाँ पर भी वो सारी सुविधाएं बिजली पानी की मुहैया कराई गई हैं। और हाल ही में संपन्न फरवरी 2024 में उज्जैन में जो इन्वेस्टर समिट हुई थी और यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में जो 70 करोड़ के एमओयू साइन हुए थे, जिसमें से 20 से 25% उद्योगपतियों ने जमीनों का आवंटन करा लिया है और उस पर अपना कार्य चालू कर दिया। आज मध्य प्रदेश बीमारू और पिछड़े राज्य से हटकर विकसित मध्य प्रदेश, फिर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बन चुका। आज हम देश में अर्थव्यवस्था के रूप में 16वीं अर्थव्यवस्था है। 16% का हमारा राजस्व है, 3,65,000 करोड़ का हमारा बजट आया। तो निश्चित रूप से उद्योगपतियों को यह आकर्षित करने वाला जो बजट है, इसका लाभ मध्य प्रदेश सरकार उठाएगी। और देखिए, जब मध्य प्रदेश की कनेक्टिविटी पूरे देश से सुचारू रूप से जुड़ी हुई है, चाहे वो रेलवे से हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी हो या हमारे नेशनल हाईवे से, सब चकाचक है आज की डेट। तो कांग्रेस पार्टी को ये देखना चाहिए था कि मिस्टर बंटाधार के शासन में मध्य प्रदेश कितना बदहाल हुआ करता था और जो उनका दुशासन था उससे बिचककर जो उद्योगपतियों ने मध्य प्रदेश से यू टर्न लिया था, उनको माननीय शिवराज जी की सरकार ने और अभी यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार न केवल आकर्षित कर रही है, बल्कि पूरे भरोसे के साथ ये आश्वस्त कर रही है कि हम सभी वो चीजें आपको मुहैया कराएंगे जो एक उद्योग धंधे को लगाने के लिए जरूरी है और कम से कम फॉर्मेलिटी के माध्यम से अधिक निवेश का जो मध्य प्रदेश का टारगेट है
उसको प्राथमिकता देते हुए साथ में हमारे मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिले। और जब उद्योग आएंगे तो निश्चित रूप से रोजगार के अवसर भी सृजन होंगे। तो ये सब वो चीजें हैं जिनके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी प्रयासरत हैं। भारतीय जनता पार्टी शासित सरकारें पिछले 20 वर्षों से अपने अथक प्रयासों के माध्यम से आज मध्य प्रदेश को इस मुहाने पर ला खड़ा किया है कि आज हम उद्योग नगरी मुंबई में जाकर अपना पक्ष पूरी दृढ़ता के साथ रख सकते। जी योगेश जी ठीक कह रहे हैं आप। रितेश त्रिपाठी जी, कमलनाथ जो मुख्यमंत्री थे, कमलनाथ तो खुद उद्योगपति थे और वो उद्योग को बेहतर समझते हैं और केंद्र में भी वो मंत्री रहे हैं और चूंकि एक उद्योग परिवार से आते हैं, तो ऐसा क्या बंटाधार कह रहे हैं योगेश गुप्ता जी कि उन्होंने बंटाधार कर दिया पूरा और जो है बीमारू राज्य में तब्दील कर दिया, उद्योगपति वहाँ आना नहीं चाहते थे। तो क्या ऐसा किया कांग्रेस ने थोड़े ही दिनों में कि उद्योगपति जो हैं वो कांग्रेस से छिटक गए और कांग्रेस ने बीमारू राज्य बना दिया और जब से बीजेपी आई है तब से उद्योग वहाँ पर आ रहे हैं। जैसा कि योगेश जी बता रहे थे कि बहुत सारे उद्योग भी आए हैं, एमओयू भी जो है वो फलीभूत हुए हैं और राज्य का दर्जा जो है वो अब ऐसा बड़ा है कि वो उन्नत राज्य में आ गया है और लोग उद्योग लगाने के लिए आगे आ रहे हैं। जी मैं अपनी बात तो सबसे पहले इसके दर्शकों को नमस्कार करता हूं और जो हमारे भाजपा के काबिल प्रवक्ता बैठे हुए हैं उनके लिए मैं सबसे पहले एक बात कहूंगा कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है। जी आपकी आवाज जी आवाज आ रही मेरी आपको? जी जी जी। तो 20 सालों से प्रदेश में इनकी सत्ता और सरकार है और इन्होंने क्या काम किया है इसका इनको जवाब देना चाहिए जनता के सामने आकर। परंतु अब इनके पास कुछ भी कहने को बचा नहीं है और ये सारा जो है तो भांडा कांग्रेस के सर में फोड़ना चाहते हैं कि कांग्रेस ने ये कर दिया, कांग्रेस ने वो कर दिया। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में हमारे काबिल मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बार बार प्रधानमंत्री युवा गारंटी योजना, मुख्यमंत्री युवा गारंटी योजना, युवा उद्यमी योजना लाई और कहा कि आपका मामा आपकी गारंटी लेगा। तो मैं पूछना चाहता हूं कि आपने कितने बैंकों ने मामा के नाम पर लोगों को, युवाओं को लोन दिया? मध्य प्रदेश में टोटल 162 करोड़ रुपए, इनमें से 110 करोड़ रुपए इतने बड़े मध्य प्रदेश में युवा घरानों के बच्चों को दिए गए। सिर्फ 50 करोड़ रुपए 50 जिलों में सामान्य घरों के लड़कों को, वो भी जिन्होंने बैंक मैनेजर को सेट किया, उनको प्राप्त हुआ। मैं पूछना चाहता हूँ 20 सालों में मध्य प्रदेश में कौन कौन सी इंडस्ट्री, चाहे मोबाइल हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश हो गई? कोई भी इंडस्ट्री इस्टेब्लिश हुई है तो आप मेरे को उसका नाम बताइए। जो लोग काम कर रहे हैं वो वही काम कर रहे हैं जो परंपरागत उनका परिवार व्यापार में करता आया है वर्षों से। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में किसानी करना मुश्किल है, घर चलाना मुश्किल है। अगर उद्योग के नाम पर कोई उद्योग हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कुछ तथाकथित उद्यमियों के साथ मिलकर अपनी अपनी जमीन का जो व्यापार है उसको स्थापित कर लिया है। हर जिले में 100, 200, 500 एकड़ जमीनें अपनी स्थापित कर ली है और हर उद्योगपति को यहाँ पर कहा जाए कि दबाव बनाया जाता है कि जो भी आएगा तो उसको भाजपा नेताओं के साथ ही काम करना पड़ेगा। ऐसा इनके नेताओं का एक है। भारतीय जनता पार्टी के थोड़ा आप अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिएगा, आपकी आवाज बार बार फंस रही है। जी स्काइप की आवाज जो है वो आवाज क्लियर? जी हाँ आ रही है? जी जी। तो कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश का बंटाधार कर दिया है और अपने 20 साल के जो करतूते हैं, जो इनका भ्रष्टाचार है, जो इनकी अनियमितताएं हैं, उनको छुपाने के लिए ये 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार को दोषारोपित करने चले हैं। जिनके खुद घर कांच के होते हैं वो दूसरों के घरों में पत्थर नहीं मार पड़ते। और एक हमारे यहाँ कहावत चलती है कि जब चलनी कहे सूपा कहे तो कहे, चलनी क्या कहे जिसमें 36 छेद होते हैं। तो आप दूसरों के ऊपर पत्थर कीचड़ उछाल रहे हो। सिर्फ 15 महीने के लिए कमलनाथ जी की सरकार आई थी। 20 साल में आपने अरबों रुपए इस तरह की मीटिंग के नाम पर खर्चे कर दिए, पर प्रदेश में रत्ती भर भी परिवर्तन नहीं आया। और मैं पूछना चाहता हूं, यदि आपने प्रदेश का डेवलपमेंट किया होता तो क्या जरूरत थी आपको कि उन उद्योगपतियों के साथ आप दिल्ली और मुंबई में मीटिंग कर रहे हो? अरे प्रदेश में हमारे कोई ऐसी जगह नहीं बची जहां पे आप थे।
प्रदेश में कोई होटल नहीं बचा, प्रदेश में कुछ नहीं बचा। ये आपकी मजबूरी है, इसलिए आपको बंबई और दिल्ली जैसे महानगरों में बैठकर इस तरह की मीटिंग आयोजित करनी पड़ रही है। आज प्रदेश के 35 लाख बच्चे, जो इनकी श्रम विभाग की वेबसाइट इंडिकेट करती है, वो बताती कि प्रदेश के 35 लाख बच्चे बेरोजगारी के आलम में दम तोड़ रहे हैं। प्रदेश का इंजीनियर, प्रदेश का बीएड और डीएड का छात्र दिल्ली और मुंबई में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने को मजबूर है। और हर जिले में प्रदेशों की उद्योगों की ये हालत है कि जो पुराने उद्योग थे वो भी बंद होने की कगार पे है। सरकार बिल्कुल भी उन पर ध्यान नहीं हो रही, और जो नया आना चाहता है उस पर एक्सटॉर्शन लगाते हैं, उसको टॉर्चर करते हैं भाजपा के नेता। कहते हैं हमें ही सप्लाई का काम चाहिए, हमें ही कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, हमारे ही लेबर जाएंगे। इसलिए कोई भी व्यक्ति मध्य प्रदेश के भय के वातावरण में आने को तैयार नहीं है। शायद यही कारण था कि मुख्यमंत्री को इन्होंने चेहरा बदला है, पर मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने से प्रदेश की स्थिति नहीं बदलने वाली। आपको इस पर जमीन स्तर पर उतर के काम करना पड़ेगा। चैनलों में बैठकर झूठ बोलने से आपका काम नहीं बनने वाला। यदि मोहन यादव जी की मंशा सही है, उद्देश्य सही है, तो उनको जमीनी लेवल पर जानना पड़ेगा किन परिस्थितियों के कारण हमारे लोग काम नहीं कर पा रहे हैं। ये हम राकेश से पूछते हैं। राकेश, इसके पहले भी इंदौर में समिट हुई थी, कितने उद्योग आए, क्या बताते ये पूरा जो रिपोर्ट है कि मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार ने, चाहे उसमें शिवराज सिंह जी हों या अभी मोहन यादव हों, किस तरह के उद्योग आए, किस तरह का एमओयू हुआ, और इसके पहले जो समिट हुई उसको लेकर प्रदेश में किस तरह का उद्योग का वातावरण बना। राकेश, देखिए सर, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रदेश सरकार अगले साल यानी 2025 में जो होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है वो इंदौर के बजाय भोपाल में करने जा रही है। राजधानी भोपाल में वो इन्वेस्टर समिट होगी। 17 साल पहले मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत हुई थी, तब से 7 इन्वेस्टर समिट हो चुके हैं, और सातों ही जो इन्वेस्टर समिट हुई है वो इंदौर में हुई थी। यानी अगले साल इसका ठिकाना बदल के जो है राजधानी किया जा रहा है, और इस संबंध में मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी है, तो उद्योग विभाग के अफसर जो है तैयारी में भी लग गए हैं। देखिए, वाइब्रेंट गुजरात की तर्ज पे ही मध्य प्रदेश में जो है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की जो शुरुआत है वो तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साल 2007 में की थी, और पहली समिट जो हुई थी वो इंदौर में हुई थी, और उसके बाद जो है हर 2 साल में यही इंदौर में होती रही। और मैग्निफिसेंट एमपी के अलावा अब तक ये 7 समिट जो है यहाँ पर हो चुकी है। अगले साल 8वीं की तैयारी कर रहे हैं, और इसकी जो आयोजन है भोपाल में होगा। इसी को लेकर जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो है मुंबई जा रहे हैं, और मुंबई जाके जो है तमाम वो उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे। और चूंकि देखिए साल 2025 को उद्योग वर्ष घोषित किया है, तो ऐसे में सरकार की मंशा है कि ज्यादा से ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वो मध्य प्रदेश में आए और उद्योगपति यहाँ इन्वेस्ट करें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार सृजित हो और युवाओं को रोजगार मिल सके। दूसरी उसके अलावा यदि बात की जाए तो 2003 की बात है, अभी तक देखिए राजनीतिक पार्टियों की बात की जाए, जो एलिगेशन की बात होती है, पॉलिटिकल एलिगेशन लगते हैं, एक दूसरे के ऊपर लगाए जाते हैं कि 2003 के पहले मध्य प्रदेश कैसा था, 2003 के बाद कैसा हुआ है। तो देखिए अभी पहली जो समिट थी अक्टूबर 2007 को हुई थी। देखिए सरकार का दावा है केवल कि 102 एमयू हुए थे, 17,311.19 करोड़ रुपए का निवास आया था, और 50,750 लोगों को रोजगार मिला। ये दावा किया गया था 2007 की समिट की, आपको बताता हूँ। दूसरी समिट अक्टूबर 2010 में हुई थी, 109 एमयू हो और 26,879.23 करोड़ रुपए का निवेश आया और 25,000 लोगों को रोजगार मिला। तीसरी समिट अक्टूबर 2012 में हुई, 425 एमयू हुए, 26,054.85 करोड़ रुपए का निवेश आया और 31,530 लोगों को रोजगार मिला। चौथी समिट अक्टूबर 2014 में हुई, 3,160 एमयू हुए, 49,272.5 करोड़ का निवेश आया और 38,750 लोगों को रोजगार मिला। पांचवी समिट अक्टूबर 2016 में हुई, 2633 एमयू हुए, 32,597.66 करोड़ का निवेश आया और 92,700 लोगों को निवेश लोगों को रोजगार मिला। तो कह सकते हैं कि ये जो आंकड़े हैं, ये आंकड़े सरकार के हैं। दावा किया जाता है कि हम लोगों ने इतने ईमेल पे और लोगों को इतना रोजगार मिला। दरअसल देखिए, मध्य प्रदेश को इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली प्रदेश बनाने के लिए सरकार अपने काम कर रही है, लेकिन जिस प्रकार की कवायद हम देखते हैं वो जमीनी स्तर पर दिखाई नहीं देती है। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से सरकारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तमाम जो सिंगल विंडो प्रणाली जो सिस्टम की थी और जिसकी वजह से उद्योगपतियों को एक ही खिड़की से तमाम तरह की जो परमिशन उद्योग स्थापित करने के लिए दी जाती है, उसकी कवायद दी गई थी। असल धरातल में क्या हुआ ये सभी जानते हैं, लेकिन
किसी भी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की जो सफलता होती है वो प्रशासनिक अधिकारियों पर निर्भर करती है कि प्रशासनिक अधिकारियों का उद्योगपतियों के साथ तालमेल कैसा है, उनको कितनी आसानी के साथ जो है तमाम जो परमिशन है दी जा रही है, इस तरह की कवायद हो रही है। तो होता क्या है कि दरअसल सरकार अपनी मंशा साफ लेके चलती है, लेकिन जो पीछे प्रशासनिक अफसरशाही होती है ये सरकार की मंशा पे पानी फेर देती है। और ऐसे में विपक्ष को मौका मिल जाता है कि सरकार ने क्या इम्प्रूव करे, क्या कितने लोगों को रोजगार दिए, क्या दावे जमीन पहुंच ठीक रहे है, हैं। मैं आपको रोकता हूँ। योगेश जी, अभी जैसे राकेश जी ने जो है बहुत सारे आंकड़े दिए और उन्होंने बताया कि कितना लोगों को रोजगार मिला, कितना पैसा आया, पर उसके बाद उन्होंने कहा कि ज़मीनी स्तर पर बहुत सारी चीज़ें गड्ढे हैं। सरकार की मंशा कुछ भी हो पर ब्यूरोक्रेसी जो है वो उसको उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं करती। सरकार में मुख्यमंत्री का चेहरा तो बदल गया पर ब्यूरोक्रेसी तो वही है। यदि आप कितने ही सबमिट कर लें, अगर ब्यूरोक्रेसी का एटीट्यूड उद्योगपतियों के प्रति उस तरह का नहीं होगा तो जो बात राकेश कह रहे हैं जितनी सफलता मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी। और इतनी कोशिश के बावजूद भी अगर एक बात ये आ रही कि ग्राउंड जीरो पर बहुत सारी दिक्कतें हैं तो उसको कैसे सुभाष जी, अगर असफलता के डर से हम सफलता की ओर आगे ही नहीं बढ़े तो ये तो सोच कहीं से भी जायज होनी नहीं चाहिए। और माननीय कमलनाथ जी का तो मैंने जिक्र भी नहीं किया था, मेरे मित्र ने उनका हवाला दिया, स्पष्ट आवाजों में मैंने सुना। मैंने 2003 मिस्टर बंटाधार दिग्विजय सिंह के शासन काल से लेकर और अब तक बढ़ते हुए मध्य प्रदेश की ओर रोशनी डाली। तो कांग्रेस प्रवक्ताओं का ये हाल है कि बिना जानकारी के बैठते हैं और बिना ध्यान लगाए, बिना प्रवक्ता की बात को सुने और कुछ भी अनर्गलन वार्तालाप करते हैं, चैनल का समय जाया करते हैं। मेरा मानना यह है स्पष्ट रूप से, इन्होंने कुछ इंडस्ट्रीज के नाम पूछे थे, मैं बता देता हूं। इंदौर में टीसीएस, इन्फोसिस आ चुकी है। मंडीदीप में नेटलिंक जैसी आईटी फैक्ट्री चालू हो चुकी है जो कई सालों से, पिछले 5-6 सालों से लगातार हमारी आईटी सेक्टर के युवाओं को रोजगार दे रही है। इसी प्रकार पैरामेडिकल क्षेत्र में ल्यूपिन जैसी कंपनियां हैं और इंदौर देवास रोड पर भरमार या मेडिकल क्षेत्र में मध्य प्रदेश से दवाओं का विदेशों में निर्यात होता है। रोजगार भी जनरेट हुए हैं, जैसा कि आदरणीय राकेश जी ने अपनी रिपोर्टिंग के माध्यम से बताया कि 5-6-7 जितनी भी इन्वेस्टर मीट हुई है उसमें न केवल निवेश आया है वरन रोजगार भी जनरेट हुआ है। वहीं दूसरी तरफ कमलनाथ जी का जिक्र अब करना चाहूंगा। 18 महीने की सरकार हुई, 3 महीने बोले आचार संहिता में निकल गए, ऐसा कमलनाथ जी कहा था। 15 महीने उन्होंने वल्लभ भवन को दलालों का अड्डा बना दिया। 2 वसूली भाई बिठा रहे, एक बड़ा वसूली भाई मेघलानी जी के रूप में और 2 छोटे, उनके नाम सर्वविदित है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि वो जो 15-18 महीने का समय मध्य प्रदेश के विकास के रथ को रोक के रखा, उसको पुनः अग्रसर करने हेतु भारतीय जनता पार्टी शासित सरकार और डॉक्टर मोहन यादव प्रयासरत। इसी तारतम्य में आज हमारे उप मुख्यमंत्री माननीय शुक्ला जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और प्रमुख समाचार पत्रों के माध्यम से हर विधानसभा क्षेत्र में 100 करोड़ रुपए का विकास कार्य करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिशा निर्देश जारी किए। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रतिबद्धता को जाहिर करता है कि विकास को लेकर, निवेश को लेकर और मध्य प्रदेश के सतत विकास को लेकर वो कितने धीर गंभीर है और अनुशासित है। तो इस शब्द के अंदर ब्यूरोक्रेसी भी समाई हुई है। जहां भी ब्यूरोक्रेसी में कुछ गड़बड़ी दिखाई देती है, वहां विगत 6 माह में डॉक्टर मोहन यादव जी ने उस ब्यूरोक्रेसी के नट बोल्ट कसने का काम बखूबी किया है। अभी तो ये आगाज है, अंजाम आप देखना। अगले 5 साल में हम मध्य प्रदेश की दिशा ही नहीं तस्वीर बदल देंगे। जी, तो रितेश जी, मध्य प्रदेश की दिशा ही नहीं तस्वीर भी बदलने वाली है। और ये बदलती तस्वीर जो है अगर वो सकारात्मक है, लोगों को उद्योग धंधे मिल रहे हैं, लोगों को रोजगार मिल रहा है, निवेशक आ रहे हैं, तो इसमें क्या बुराई। अगर वो ताज होटल में जाके बम्बई में बैठक कर रहे हैं तो उनको लगता होगा कि उद्योगपति जो हैं वो इतने दूर नहीं आ सकते, तो चलिए उनके पास ही चलते हैं। तो कई बार अपनी जब जरूरत होती है तो आप नज़दीक जाते हैं। तो ये बैठक से आप कांग्रेस पार्टी को क्या तकलीफ है?
अभी तक लीड्स नहीं है। आप मुंबई में नहीं, आप शिकागो में करिए, आप सैन फ्रांसिस्को में करिए, आपको जहां करना है। पर जब आप जिस प्रदेश को डेवलपमेंट करने की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम मध्य प्रदेश को डेवलप कर रहे हैं, तो यदि आप यहाँ पे ही उन्हें बुलाएं और यहाँ पे प्रैक्टिकली आपकी जो ब्यूरोक्रेसी है, आपकी जो यूथ है, आपका जो टैलेंट है, आपने जो भी उनको ट्रेंड किया है, जिस विधा में आप अपने आप को मानते हैं कि हमारा हवा पानी या यहाँ का परिवेश जो एटमॉस्फेयर आपके लिए अनुकूल है, तो यार उसी जगह पे यदि आप उनको बुला के दिखाएंगे तो मैं मानता हूं कि हमारे लिए कहीं ना कहीं ज्यादा बेनिफिशियरी है। साथ में जो ब्यूरोक्रेसी की समस्या आप स्वयं बता रहे हैं कि हमारे ब्यूरोक्रेट्स हेल्प नहीं करते, जो लोकल स्तर पर जो अधिकारी हैं, तो उनका भी इंटरेक्शन होगा, उनका भी रिस्पॉन्स रेट पता चल जाएगा और वो कितनी समझ रखते हैं उस विषय के बारे में। इन सभी बिंदुओं पर एक चर्चा हो जाएगी। इतनी दूर करने से हमारे मुख्यमंत्री और उनका डेलीगेशन तो बढ़िया आराम से 4-5 दिन बिता लेगा, परंतु जो इंटरेक्शन 1-to-1 होना चाहिए, जो मैं धरातल की बातें कर रहा हूं, मैं सिर्फ यहाँ पे प्रवक्ता के रूप में इनको अपोज नहीं कर रहा हूं, मेरा मानने इस बात को समझ रहे होंगे। रही बात इनका विकास का रथ, पता नहीं कैसा था कि 20 साल में इस तरह चल रहा है कि आज पूरे मध्य प्रदेश में बेरोजगारी के मामले पे, हर मामले पे अभी उन्होंने कहा 200 करोड़ रुपए हर विधानसभा में डेवलपमेंट के नाम पर देंगे। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो राज्य पहले से ही 4 लाख करोड़ के कर्ज में दबा हो, छोटी छोटी योजनाओं लाने के लिए जो हर बार वर्ल्ड बैंक के सामने अपनी झोली फैला देता हो, यदि आप 200 करोड़ रुपए हर विधानसभा में बांटेंगे तो 230 विधानसभाओं में लगभग 4600 करोड़ रुपए आपको बांटने पड़ेंगे। और जिस प्रदेश के पास 46 करोड़ रुपए नहीं है, वो 4600 करोड़ रुपए कहां से लाकर देने वाला है? सिर्फ योजनाओं के नाम पर हम पैसा बांट देंगे। अब आता हूं इनकी दूसरी बात पर। इन्होंने कहा कि इंदौर में डेवलपमेंट हुआ, भोपाल में डेवलपमेंट हुआ, मंडीदीप में डेवलपमेंट हुआ। मैं इनको बताना चाहता हूं अपने काबिल प्रवक्ताओं को जो बहुत अच्छा नॉलेज रखते हैं कि मध्य प्रदेश सिर्फ इंदौर और भोपाल में बसे चंद शहर नहीं है। मध्य प्रदेश में 7.5 करोड़ जनता, कोई रीवा में है, कोई छतरपुर जैसे पिछड़े बघेलखंड जैसे क्षेत्रों में है, कोई बुंदेलखंड में है, कोई झाबुआ में है, जहां आज भी मध्य प्रदेश में खाने को पानी नहीं है, किसान को बिजली नहीं है। ये बातें कहना भोपाल में स्टूडियो में बैठ के बहुत आसान है। मैं चित्रकूट में कामतानाथ के दरवाजे पे खड़ा हूं, मैं यहाँ की असलियत आपको दिखा दूं। यहाँ पे 3 बच्चे पिछले साल कुपोषण में खत्म हो गए और 2 महिलाओं को जो प्रसूता थी उनको इंजेक्शन देके डिलीवरी तक नहीं हो पाई, उनकी वो खत्म हो गई। पर ये मुद्दे से भटकने वाली बात हो गई। मेरा कुल कहने का उद्देश्य ये है कि भोपाल में बैठकर कोई बातें करना और धरातल पुत्र को चीजों को समझना जमीन आसमान का अंतर है। चलिए त्रिपाठी जी, सारी हम योगेश जी से कुछ फाइनल कमेंट्स लेते हैं। योगेश जी। जी सुभाष जी, मेरे मित्र बार बार कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश छोड़ के मुंबई से, वही मैंने कहा थोड़ा सा जानकारी का अभाव है। फरवरी 2024 में रितेश जी उज्जैन में सबमिट हुई थी, उद्योगपति आए थे, 70 करोड़ से ज्यादा के एमओयू एक ही दिन में साइन हुए थे, 7 लाख युवाओं को रोजगार भी दिया गया। थोड़ी सी जानकारी का अभाव है आपको, या चश्मे पे से धुंध नहीं हटा पा रहे हैं। मध्य प्रदेश विकास की राह पर बढ़ नहीं रहा, दौड़ रहा है। और आज हमारे नेशनल हाईवे से लेके जन धन योजना से सावन के महीने को हरा ही हरा नजर आता है। आपकी पार्टी और आपका संगठन भ्रष्टाचार में इस तरह डूब चुका है कि आपको आम जनता की तकलीफ मैं आप लोगों को थोड़ा दोनों को रोकूंगा क्योंकि हमारा समय इसकी इजाज़त नहीं देता है। हम देखेंगे कि आने वाले समिट में किस तरह की चीज़ें आती है, इन्वेस्टर आते हैं। आप मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।